नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 1 पाठ 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इस चैप्टर से संपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि जैक बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि इस वीडियो से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सभी प्रश्न आपसे बन सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो है कब की गई है दोस्तों, तो 1891 में की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन का 1891। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था दोस्तों, तो स्कॉटलैंड का निवासी था। ओके दोस्तों, कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन का स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो जिम्मेदारी जो है जेम्स रेनल को सौंपी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ जेम्स रेनल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते थे। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं, खुशनवीस कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन का खुशनवीस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में भारत के अंतिम वायसराय कौन थी। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ग लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो सो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो सो कहाँ पे बनाया गया था दोस्तों, तो कोलकाता में बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का कोलकाता। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 7 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सो भारत में प्रथम जनगणना, सबसे पहले जनगणना जो हुई थी सो 1951 में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन का 1951। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 8 में भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ग लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 9 में विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। ठीक है दोस्तों, विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क चीन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एमसीक्यू प्रश्न यानी ऑप्शन वाला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देखने से वंचित ना रहें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ऑप्शन क में दिया गया भारत, ख में अमेरिका, ग जापान, घ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आगे हम सभी पढ़ेंगे सही आंसर, सही अगर होगा तो सही का निशान लगाएं, गलत होगा तो गलत का निशान लगाना है। तो लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि बताया जा सकता है। आप सभी बताइए, अगर इसकी निश्चित तिथि बताया जा सकता है तो सही पे टिक करेंगे और नहीं तो गलत। तो इसकी तिथि जो है सो नहीं बताई जा सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो गलत टिक करेंगे। ओके दोस्तों, अगला है फिर क्वेश्चन नंबर 12 में अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। कैसा अभिलेख तैयार करवाते थे दोस्तों, अभिलेख तैयार करवाते थे अंग्रेज प्रशासन अभिलेखों के लिए, तो हाँ करवाते थे, जो सो सही है। 13 में पूछा गया सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। सरकारी दस्तावेजों से जो है सो आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है, नहीं, आम लोगों की सोच के बारे में जो सो नहीं पता चलता है। तो ये जो है सो गलत है। अगला है 14 में
अंग्रेज के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। अंग्रेज के शासन से पहले भारत में जो था सो अंधकार का दौर था। यह सही है या फिर गलत? तो यह गलत है। अंग्रेजों के शासन काल में जो था सो भारत अंधकार का दौर था। अंग्रेजों के शासन काल में, उसके पहले नहीं था। तो ये गलत है। अगला है 15 में, आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाज लगाना बहुत कठिन काम है। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाज लगाना जो सो बहुत कठिन काम है। तो 15 सही है या फिर गलत? तो यह जो सो गलत है। बहुत कठिन काम जो सो नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ प्रमाण मिलते हैं, उसी से जो सो अंदाज लगाया जाता है। जैसे कि पहले के लोग पत्थरों में लिखा करते थे, पत्थरों में, तो उसी से पता चलता है कि यह घटना जो सो कब हुआ है। इतिहास क्या बताता है? तो किस घटना जो सो यह घटना कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब जो सो इतिहास से हमें जानकारी मिलती है। आगे क्वेश्चन में भी जानेंगे इतिहास क्या हमें बताता है। सब ही जो सो क्वेश्चन इसी वीडियो में हम सभी कवर करेंगे। समय को सदैव साल या महीने की बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता है। यह सही है या फिर गलत? क्वेश्चन नंबर 16 तो जो है सो सही है। अगला 17, ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं। ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित है? नहीं है। तो कोई एक दिन निश्चित नहीं है, तो सही है। आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने की शुरुआत होगी। आधुनिक युग में जितने भी अब जो रिकॉर्ड पाए गए थे, उसका रिकॉर्ड जो सब शुरुआत हुआ तो डिजिटल के माध्यम से, यानी कंप्यूटराइज हो गया। सब डिजिटली रिकॉर्ड रखा जाने लगा, कागजों में नहीं। तो ये भी जो सो अब शुरुआत हो गया। या सही है या फिर गलत? तो सही है। तो राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। भारत एक विशाल खाली जगह विस्तार वाला देश है। तो कैसा है दोस्तों? भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कैसा? भौगोलिक। तो आप सभी जो सो भौगोलिक भरिएगा। क्या भरिएगा? भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ओके दोस्तों, भौगोलिक। इस प्रकार से आप सभी जो सो अगर कोई नोट कर रहे कॉपी में तो लिख लीजिए भौगोलिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल जो सो कितना वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो 32.8 वर्ग किलोमीटर। 32.8 वर्ग किलोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग खाली जगह किलोमीटर है। तो कितना किलोमीटर है दोस्तों? तो 21 का जो होगा सो कितना है? 3200। तो राइट, तो भरिएगा 3200 किलोमीटर। आगे है 22 में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छा तक, पश्चिमी कच्छा तक यह विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? यह विस्तार जो से कितना किलोमीटर? तो 2900 किलोमीटर। तो 22 का हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ओके। आगे भरिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर कौन थे? खाली जगह, भारत के पहले गवर्नर खाली जगह थे। तो कौन थे भारत के गवर्नर? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? तो जनरल वारेन हेस्टिंग्स। आप सभी जो सो जल्दी से नोट कर लीजिए, जनरल वारेन हेस्टिंग्स। जनरल, क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में जो सो परेशानी होती है, तो आप सभी जो सो जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ओके दोस्तों, आप सभी नोट कर लीजिएगा। आगे है 24 में, पहले के लोगों में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक खाली जगह विषय। तो इतिहास जो सो किसका विषय है दोस्तों? तो 24 का आप सभी आंसर बताइए। इतिहास जो सो कैसा विषय? तो रटने वाला विषय है। तो रटने वाला विषय। कैसा विषय? तो रटने वाला, रटने वाला। इस प्रकार से आप सभी जो सो नोट्स बना रहे हैं, तो आप सभी जो सो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे लिखा जो सो सही तरीके से स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसी खाली जगह में भर पाना संभव नहीं, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन 25 में है, इतिहास को सामान्यतः खाली कालखंडों में बांटा गया। तो कितने कालखंडों में बांटा गया दोस्तों? तो 3 कालखंडों में बांटा गया। कितने? 3। इतिहास में खाली जगह का महत्व होता है। तो इतिहास में किसका महत्व होता है दोस्तों? तो तिथियों का।
इसका तिथियों तारीखों का महत्व होता है। इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, तारीखों का महत्व होता है। ठीक है फ्रेंड। सरकारी दस्तावेज खाली जगह में रखा जाता है। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखा जाता था? अभिलेखागार में। कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागार में, अभिलेखागार में। ओके फ्रेंड्स। आगे 28 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल खाली जगह थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। सी राजगोपालचारी। देखिए मैं यहाँ पे जो इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी थे। ठीक है दोस्तों। आगे जो आता है सो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जो कि आप सभी का 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास हमें क्या बताते हैं? नोट कर लीजिए, जो सो VVI प्रश्न है, इतिहास हमें क्या बताता है। अभी जैसे कि मैंने बताया ना कि इसी वीडियो में हम सभी जो सो इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास हमें क्या बताता है? तो अलग अलग समय में होने वाली परिवर्तनों के संबंध को जो सो बताता है। कौन सा समय में जो सो क्या परिवर्तन हुआ, कौन सा घटना कब हुआ, यही जो सो बताता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये सब जो सो हमें कहाँ से मिलता है? तो इतिहास से जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था इतिहास में क्या बताता था? इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध को बताता है। इस प्रकार से लिखना है। जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला था? जेम्स मिल, अभी ऑप्शन में पढ़ें कि सेकंड क्वेश्चन में जेम्स मिल स्कॉटलैंड का रहने वाला था। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का वर्तमान भवन कब बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का वर्तमान भवन कब बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का जो सो नया भवन यानी वर्तमान भवन जो सो 1920 में बनाया गया है। ओके दोस्तों, 1920 में। ठीक है दोस्तों। आगे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? तो नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो सो नई दिल्ली में बनाया गया। लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया था? तो लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया? तो 1922 में। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को क्या काम सौंपा? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो सो रेनले को क्या काम सौंपा था? तो हिंदुस्तान का जो सो नक्शा तैयार करने का, हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का। ठीक है दोस्तों। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? अभी हम सभी ने जो सो खाली जगह में भरने वाले में देखा, इतिहास को जो सो 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? तो औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है हम सभी जानते हैं। तो अंग्रेजों के शासन काल में लोगों के पास समानता नहीं थी। ठीक, समानता नहीं था, स्वतंत्रता नहीं था। ठीक है, और ना ही आर्थिक विकास प्रगति का दौर था। इसे औपनिवेशिक युग कहा जाता है, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन काल चलता था तो जो भी फसल उपजाते थे उसे जो सो कर के रूप में अंग्रेजों को कुछ सौंपना पड़ता था, चाहे फसल जो सो अच्छी हो या फिर ना। कर जो निर्धारित किया जाता था, वही कर जो टैक्स होता है वो किसानों को चुकाना पड़ता था। तो इस प्रकार से जो था सो आर्थिक विकास नहीं हो पाता था और प्रगति का दौर था। तो इसे जो सो क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक युग कहा जाता है। भारत पर अंग्रेजों का कितने सदस्यों का शासन रहा? सदस्यों ने कितने सदियों तक? तो अंग्रेजों ने जो सो भारत पर कितने साल तक, कितने वर्षों तक जो सो शासन किया भारत पर? तो 200 साल तक शासन किया था, यानी 2 सदी 2 साल। 1 सदी में 100 साल, तो 2 सदी 2 साल। ठीक। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों, भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे सो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ही आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया है दोस्तों, टाइप हो गया है। तो यह जो है सो आंसर यहाँ पे गलत है। ओके दोस्तों, यह आंसर जो है सो क्या है यहाँ पे ये गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत में प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय का नाम लिखें। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे सो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अंतिम वायसराय कौन थे? तो वही थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि यहाँ पे आप सभी का आंसर जो है सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था
वहीं पे जो है सो यहाँ पे टाइप हो गया, तो यह आंसर जो है सो इसका नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आप सभी लिख लीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है सो चीन है और दूसरा स्थान पे भारत है। तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश कौन सा है? तो भारत है। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स का तात्पर्य क्या है? तो रिकॉर्ड्स का तात्पर्य, आप सभी जैसे कि मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करके रखना। तो रिकॉर्ड्स का यहाँ पे इतिहास में क्या होगा, जितना भी लिखित जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उन सभी को जो सो एक जगह पर रखा जाता है। चित्र भी जो मिलते हैं उन सभी को जो सो एक जगह पर रखा जाता है। तो रिकॉर्ड्स का तात्पर्य है लिखित विवरण एवं चित्र सरकारी दफ्तरों में रहता है। ठीक है दोस्तों, लिखित विवरण एवं चित्र सरकारी दफ्तरों में रहता है। आधुनिक भारतीय इतिहास एक स्रोत का नाम बताइए। आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सो एक स्रोत का नाम बताना है। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सरकारी रिकॉर्ड। 19वीं सदी से बड़े स्तर पर सर्वेक्षण क्यों कराए गए? तो भारत का नक्शा तैयार करने के लिए, भारत का नक्शा तैयार करने के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण का महत्व क्या है? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो सो सर्वेक्षण का महत्व है, शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी जो है सो एकत्र करना होता है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आप सभी का ये 3 नंबर में पूछा जाएगा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पहला प्रश्न जो है सो समझ लीजिए आप सभी का जो सो पेपर में छप गया, यानी बहुत ही ये जो सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में विभाजित किया? तो जेम्स मिल ने जो सो भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में विभाजित किया दोस्तों? किन किन कालखंडों में, उन सभी को जो सो हम सभी ने देखेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए उत्तर में है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल कालखंडों में बांटा है। ठीक है, ये में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत का इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों कालखंडों में बांटा था। कितने कालखंडों में? तो 3 कालखंडों में। कौन कौन सा कालखंड? एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है दोस्तों, 3 कालखंड कौन से थे? तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। आप सभी जैसे कि वहाँ पे आया था ना, भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया था? तो 3 कालखंडों में बांटा गया था। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आगे इतिहास में तारीखों का महत्व क्या है? तो इतिहास में तारीखों का महत्व होता है अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध को बताता है। इतिहास क्या बताता है? अलग अलग समय में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी घटना होती हैं अतीत के बारे में जो सो बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, धीरे धीरे जो सो उनमें क्या बदलाव आए। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं, यानी तिथि जो सो किस समय जो सो कैसा था और आज जो से कैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत जो सो निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि किले, मकबरे, शिलालेखों, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ, अंग्रेजों की सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। कौन? ये सभी जो सो ऐतिहासिक स्रोत हैं। आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत में किले, मकबरे, शिलालेख, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ, अंग्रेजों के सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक जो सो सशक्त माध्यम है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग का वर्णन करें। आधुनिक भारत के जो सो भूभाग का जो सो वर्णन करना है। तो उत्तर में है भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक, वर्णन करना है तो थोड़ा सा जो सो इसका आंसर बड़ा होगा। भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में जो सो कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कितना? 3200 किलोमीटर फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत जो है सो चीन के बाद दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो पहला में आता है चीन, जनसंख्या की दृष्टिकोण से जो सो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, दूसरा में भारत। ठीक है दोस्तों। अगला है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने जो सो सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा है दोस्तों। तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को देखिए किस प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए जो सो प्रत्येक शासकीय संस्थाओं अभिलेखों का कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं। सभी के जो सो अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थानों भी बनाए गए, संस्थान जैसे कि बनाए गए। क्या भारतीय इतिहास के मध्यकाल को एक ही धर्म का दौर कहना उचित होगा। क्या भारतीय इतिहास के मध्यकाल को जो है एक ही धर्म का दौर कहना उचित होगा या फिर नहीं। तो देखिए भारतीय इतिहास के मध्यकाल को एक ही धर्म का दौर जो होगा सो उचित कहना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल को एक ही धर्म का दौर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मध्यकाल में अधिकांश जनता धर्म हिंदू था, जबकि अधिकांश शासक मुस्लिम धर्म मानते थे। सभी शासक जो है अधिकांश पहले जो होते थे भारतीय सो मुस्लिम शासक मानते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, रिकॉर्डों से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो रिकॉर्डों से हमें सरकारी अफसरों की सोच, उनकी विशेष दिलचस्पी, वे किन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसके बारे में जो सो हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में, ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण से किस प्रकार की जानकारी हासिल की जाती है। तो किस प्रकार से जानकारी हासिल की जाती है। तो इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, फसलों, स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जा सकती है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इतिहास है। इतिहास में प्रश्न जो होते सो बहुत सारे प्रश्न बनने को होते हैं, फिर भी जो सो हम सभी ने जो है क्वेश्चन जो बनाया गया सो क्वेश्चन बैंक से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। सारा प्रश्न जो है सो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, इतिहास क्या बताता है। तो इतिहास क्या बताता है। तो इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन संबंध को बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए। अतीत और वर्तमान की तुलना तिथिवार घटनाओं का विवरण बताता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में, विज्ञापनों को देखकर क्या समझा जा सकता है। तो विज्ञापनों को देखकर जो सो हमें क्या समझा जा सकता है। तो विज्ञापन हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता है। विज्ञापन जैसे कि कोई भी विज्ञापन जब किया जाता है तो उसमें कुछ लोगों का पसंद होता है तो कुछ का नापसंद होता है, तो यह जो सो प्रभावित करता है। विज्ञापनों को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार किया जाए। तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है। तो तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका जो सो रिकॉर्ड रहता है, किस तिथि को कौन सी घटना हुई, कौन सी तिथि को जो सो क्या परिवर्तन हुआ, ये सब जो सो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो सो आवश्यक होती है। तो तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। तिथि जो सो स्वयं अपने आप में तो महत्वपूर्ण नहीं है, अगर कुछ होगा तो फिर लेकिन उस तिथि को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। जैसे कि गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को, तो उसका जन्मदिन जो सो 2 अक्टूबर को। तो इस तरह से 2 अक्टूबर जो सो क्या हो गया, गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर को याद रखना जो सो तारीख है महत्वपूर्ण हो गया 2 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों। तो तिथि स्वयं अपने आप में जो सो महत्वपूर्ण नहीं होती वैसे, लेकिन जब उस तिथि को किसी कुछ आद जुड़ जाती है तो वह तिथि यादगार बन जाती है। जैसे कि 2 अक्टूबर लिए तो 2 अक्टूबर को जो सो गांधी जी की जयंती जुड़ गई तो जो सो यह यादगार बन गया। अंग्रेजों ने जनगणना की शुरुआत क्यों की। अंग्रेजों ने जो सो जनगणना से क्या होता है, लोगों की संख्या प्राप्त करना। तो ये इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला है, अंग्रेज भारत के में किस उद्देश्य से आए थे। तो अंग्रेज भारत में किस उद्देश्य से आए थे। तो व्यापार के लिए, मेन उद्देश्य था उसका व्यापार। तो देखिए अंग्रेज भारत में पहली बार व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उनका विचार था कि भारतीय सामानों को सस्ते दरों में खरीद कर यूरोपीय बाज़ारों में महंगे दामों में बेचना और उनसे मुनाफा कमाना। यानी भारत के लोगों से, भारत के जो भी काम करते थे उनसे जो सो प्रोडक्ट को यानी सामान को जो सो सस्ते दामों में खरीद कर विदेशों में यानी बाज़ारों में जो सो महंगे दामों में बेचना चाहते थे और मुनाफा खुद कमाना चाहते थे। ठीक है, इसी वजह से जो सो अंग्रेज भारत में आए थे। अगला प्रश्न 14 में, अंग्रेजों के आने से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेजों के आने से भारतीय समाज पर जो सो क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय लोगों की जीवन यापन
में आमूल परिवर्तन हुआ, गाँवों में खेती करने के कुछ नए तरीके देखने को मिले। उसी प्रकार समाज, राजनीति, संस्कृति में आश्चर्यजनक परिवर्तन नज़र आने लगे। कहा जा सकता है कि लगभग सब कुछ बदला हुआ दिखाई देने लगा। इसके अलावा भाषा भी अब परिवर्तन हुई। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सो जीवन यापन आमूल परिवर्तन हुए। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल का भारत के प्रति क्या सुझाव था। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो आप सभी जानते हैं कि स्कॉटलैंड का था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सो भारत पर जो सो इसका प्रभाव जो सो सुझाव जो सो क्या था। तो जेम्स मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेज़ों का अधिकार जमा लेना चाहिए, अंग्रेज़ों का अधिकार जमा लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यानी भारतीय लोगों को जो सो सुखी जीवन प्रदान किया जा सके और खुद जो सो अपने महलों में रहे। ऐसा जो सो किसका सोच था, तो जेम्स मिल का था। उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेज़ों की सहायता के बिना संभव नहीं है। यह एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। यह एक कैसा दृष्टिकोण था, तो साम्राज्यवादी। उसका मानना था कि जो सो भारत जो सो अंग्रेज़ों के अधीन है, अंग्रेज़ों के सहायता के बिना जो सो भारत का विकास ही नहीं हो सकता है। ये जो सो जेम्स मिल का मानना था, जेम्स मिल का सुझाव था। क्वेश्चन नंबर 16 में, इतिहासकार भारतीय इतिहासों को कितने कालखंडों में बांटते हैं, प्रत्येक का नाम लिखें। तो 3 कालखंडों में बांटते हैं, जो कि 2 प्रश्न इससे पहले हम सभी ने देख चुके हैं। इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटते हैं। इस तरह भारतीय इतिहास को इतिहासकार 3 कालखंडों में बांटते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, तो औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, तो औपनिवेशीकरण जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते तो इस क्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आगे जो हम सभी त्रिक उत्तर के प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम में आप सभी का जो सो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कितने 5 नंबर में जो सो प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इतिहास में अवधियाँ तय नहीं होती तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता, तो हमें जो सो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता दोस्तों। अगर इतिहास में अवधियाँ तय नहीं होती तो हमें जो सो निम्न परेशानियों का जो सो सामना करना पड़ता। पहला, हमें यह बताता है कि हमें इस इतिहास से हमें इस बात से जानकारी नहीं मिलती कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। अगर तारीखों यानी अवधियों का अगर महत्व नहीं होता, तो तारीखें नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा राजा जो सो कब बना, उसका जो सो राजा जो सो कब बना, कौन सा युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये सब जो सो पता नहीं चलता। यदि इतिहास में अवधियाँ तय नहीं होती तो आम जन के बारे में सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन की सही जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता। आगे, हम अतीत और वर्तमान की तुलना नहीं कर पाते। हम जो सो अतीत और वर्तमान अभी जो क्या है और पहले किस तरह से था, जो सो उसकी तुलना जो सो हम नहीं कर पाते। अब उनमें क्या बदलाव आए। इतिहास में तारीखों का महत्व अहम होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, जो सो इतिहास में तारीखों का महत्व अहम होता है, इससे सहमत हैं। तो भारत पर कई सदियों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। भारत में जो सो कई सदियों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। तो भारत पर कितने सदियों तक, तो 2 सदियों तक, यानी 200 सालों तक जो सो अंग्रेज़ों का शासन रहा था। ओके दोस्तों। ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं था, कोई एक दिन जो सो निश्चित नहीं था। इसी तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो यह बताना कठिन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस तारीख से हुई थी। इसे एक निश्चित तिथि में नहीं बताया जा सकता। इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए हम अवधि का जिक्र कर सकते हैं, अवधि का जो सो जिक्र कर सकते हैं। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। इस इतिहास में शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है, जैसे कि राजा का राज्याभिषेक कब हुआ, राजा का राज्याभिषेक, राजगद्दी जो सो कब संभाली किस राजा ने, उसका वैवाहिक जीवन कैसा था, उसका वैवाहिक जीवन कैसा था, यानी
विवाह होने के बाद, शादी होने के बाद उसका जीवन कैसा था, युद्ध एवं सीमा विस्तार उपलब्धियाँ, उसकी मृत्यु का भी उत्तराधिकारी को इतिहास का विषय माना जाता था। इस स्थिति में इन घटनाओं को निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार में इस बात से मैं सहमत हूँ कि इतिहास में तारीखों का महत्व अहम है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में, सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो सर्वेक्षण से जो सो हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, तो सर्वेक्षण से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है, जैसे कि सर्वेक्षण के माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीवन जंतुओं, फसलों और स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती है कि जो सो मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी उपजाऊ है या फिर नहीं, इन सभी की जो सो जानकारी हमें सर्वेक्षण करने के बाद ही मिलती है। इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी मिलती गई। इसके अतिरिक्त जो सो वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए गए थे। अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है। तो अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है, तो कागजों को जो सो रखने के लिए, तो अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों का लिखना महत्वपूर्ण होता है और उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति जांच को साफ साफ लिखना जरूरी होता है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और जन पर वाद विवाद किया जा सकता है। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार की आवश्यकता होती है। बताइए ना, कागजों को रखने के लिए जो सो अभिलेखागार की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आधुनिक भारत में ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो आधुनिक भारत में जो सो ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो किले, मकबरे, शिलालेख, विदेशी यात्रियाँ, कृतियाँ, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या में मौजूद। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार में रिकॉर्डिंग जानकारी प्राप्त एक सशक्त माध्यम है। सभी क्वेश्चन तो आए था, पहले पीछे हो गया क्या दोस्तों, नहीं, फिर से जो है वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में हम सभी ने देखा। सर्वेक्षण से क्या मिलता हो गया, अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी हो गया दोस्तों। आधुनिक भारत में ऐतिहासिक स्रोत हो गया, किले, मकबरे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग का वर्णन करना है। आधुनिक भारत में भौगोलिक भूभाग का जो सो वर्णन करना है। यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत प्रायद्वीपीय को घेरे हुए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर फैला है। ठीक है दोस्तों, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 है। कितना, 2900। औपनिवेशिकता जो सो क्या है, तो औपनिवेशिकता क्या है, औपनिवेशिकता से तात्पर्य है कि शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल एवं या विकसित देश पर उसके संसाधनों को ही अपने हित के दोहन करने के लिए राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। इस कार्य में औपनिवेशिक शक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपनिवेशों पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नियंत्रित स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, अंतिम प्रश्न ही है, उसके बाद जो सो क्लास को समाप्त करेंगे। तो प्रश्न है, जनगणना क्या है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कब कब की गई। ठीक है दोस्तों, तो जनगणना जो सो भारत में कब कब की गई, ये जो सो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। तो जनगणना जो सो कितने वर्षों में की जाने लगी, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 2011 में हुआ, तो फिर कितना में होगा, 2021 में। इस प्रकार से जो सो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होती है। इसके तहत
देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जनगणना की नीति का अनुसरण किया गया। आज भी दशक के पहले वर्ष में देश भर में जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021 इतना तक जो सो जनगणना हुआ है, क्योंकि 2021 यहाँ पे नहीं दिया गया है, 2011 तक ही लिया गया है, फिर 2021 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम सभी ने देखा कि जनगणना भी जो सो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो सो जनसंख्या है, सब जो सो आंकड़ा मिलता है कि किस राज्य में जो सो कितनी जनसंख्या है, लोगों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से हम सभी ने जो सो आज की इस क्लास में, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को देखें। इतिहास का अध्याय 1 पार्ट 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो आधुनिक काल में भारत का इतिहास कैसा था हम सभी ने जो सो इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं। और इन जितने भी प्रश्न आए हैं सभी प्रश्न जो सो इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। इस चैप्टर में हम सभी ने जो सो MCQ प्रश्नों को देखें, फिर लघु उत्तरीय, खाली जगह, सही गलत करने वाला, इन सभी प्रश्नों को देखें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के लिए जो सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप सभी को पता है, इसके पहले जो सो मैंने वीडियो अपलोड किया कि कक्षा 8वीं का जो सो पैटर्न जारी हो गया, और आप सभी का एग्ज़ाम जो होगा सो कितने टर्म में होगा, तो 2 टर्म में आप सभी का एग्ज़ाम होगा, और 2 बार आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक बार तो लिखित होगा, एक बार लिखित होगा, और एक बार OMR शीट पर होगा, वो OMR शीट पर होगा। ओके दोस्तों, 2 बार आप सबों का एग्ज़ाम होगा, एक बार जनवरी में होगा तो एक बार फरवरी में। तो आप सभी जो सो चैनल से जुड़े रहिएगा, तब तक जो सो जनवरी तक जो सो आप सभी का सिलेबस जो सो कंप्लीट किया जाएगा, अगर आप सभी जुड़े रहते हैं तो, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही जो सो चैनल चलता है, और आप सभी अगर सपोर्ट करिएगा तो वीडियो बनाने में भी मन लगता है। ओके दोस्तों, तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।